Hello guys, welcome to my YouTube channel. Share, like and comment and subscribe us for the latest updates. हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ते हैं स्टैंडर्ड 7 का एनसीईआरटी का लेसन नंबर 1 दैट इज़ अ ड्रेसिंग चेंज टू द 1000 ईयर। यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में ही मैप दिख रहा होगा। फर्स्ट और सेकंड मैप आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये फर्स्ट जो मैप है वो 1154 सीई में अरब के जोग्राफर जो थे अल एड्रेसी उसने बनाया था। उन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट को पूरा उल्टा ही बताया है। आप देखोगे तो श्रीलंका नीचे की जगह पे ऊपर दिख रहा है, आइलैंड सारे नीचे की जगह पे ऊपर दिख रहा है। तो उनके मैप में एक्चुअली सब चीज़ें अरबिक लैंग्वेज में लिखी हुई है और जो सारा जो कंस्ट्रक्शंस है पूरा मैप का वो पूरा उल्टा बनाया हुआ है। सो उन्होंने आइलैंड को टॉप पे और जो प्लेसेस है वो जो अरबिक लैंग्वेज में बताई है। और कन्नौज जैसे कि बहुत ही फेमस जगह है हमारे यहाँ, तो उत्तर प्रदेश में एक जगह है, उन्होंने अरेबिक भाषा में लिखा है, दैट इज़ अ कन्नौज। सेकेंड मैप जो आपने देख रहे हो वो 600 साल पहले का है, जो एक्चुअली थोड़ा सा डिफरेंट है, जो आज के मैप से थोड़ा सा मिलता जुलता आता है। ड्यूरिंग ये टाइम में एक्चुअली जो इन्फॉर्मेशन है सब कॉन्टिनेंट की वो टाइम रहते रहते बहुत ही चेंज हो गई है। आप देखो तो इतने डिटेल्स में छोटे छोटे नेम लिखे हुए हैं जो हमारे अभी के रिसेंटली जो इंडिया के मैप से थोड़ी डिफरेंस है। एक्चुअली ये सारे मैप्स पहले के ज़माने में जो यूरोपियन सेलर्स थे, मर्चेंट्स थे, वो वॉयज पे निकलते थे तब इसका यूज़ करते थे। और फिर इक्वली इम्पॉर्टेंस एक्चुअली साइंस और equally importance is the fact that the science of the cartographer different in the two periods। आप यहाँ पे पिक्चर्स में देख सकते हो कि दो जो मैप दिए हुए हैं उन दोनों के कार्टोग्राफर के विचार कितने डिफरेंट हुआ करते थे दो पीरियड, अलग अलग पीरियड में। एक्चुअली दोनों के बीच में बहुत ही डिफरेंस देखने को मिलता है। हिस्टोरियन जब ये डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं, मैप पढ़ते हैं, टेक्सेस पढ़ते हैं पास के बारे में, तो उनको बहुत ही सेंसिटिवली ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है, उनके बैकग्राउंड्स के बारे में, किस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है, उसका मीनिंग वो ज़माने में क्या लगता था। तो जब भी वो लोग स्टडी करते हैं तो वो पिछले ज़माने में क्या यूज़ करते थे वो टर्म, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम टर्मोलॉजी चेंज हुई है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक भी वही है, दैट इज़ अ न्यू एंड द ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। इफ़ द कॉन्टेक्स्ट इन विच न्यू एंड old terminologies, if the context in which the information is produced change with the time, what about the language and the meanings। एक्चुअली पहले के ज़माने में जो इन्फॉर्मेशंस और जो भी लैंग्वेज यूज़ किया करती थी वो आज के ज़माने से थोड़ी डिफरेंट होती थी। हिस्टोरियन एक्चुअली जो भी चीज़ें मिलती थी उनको अपनी लैंग्वेज में रिकॉर्ड कर लेते थे, कंसिडरली ओवर द बहुत पहले के ज़माने की बात कर रही हूँ। मिडिवल पर्शियंस, सपोज भी एक एग्जांपल देती हूँ कि जो मॉडर्न पर्शियंस थे वो मिडिवल पर्शियंस से डिफरेंट हुआ करते थे। डिफरेंट सिर्फ खाली ग्रामर और वॉकैब के बारे में नहीं बोल रही हूँ, मीनिंग्स भी थरोली चेंज हो जाते थे। एक एग्जांपल देती हूँ, हिंदुस्तान। एक्चुअली आज हम लोग हिंदुस्तान को इंडिया नाम से पहचानते हैं, मॉडर्न नेशनल स्टेट जो है इंडिया। जब ये टर्म पहली बार यूज़ किया गया था 13th सेंचुरी में, मिनहाज सिराज, एक्चुअली वो क्रॉनिकल्स थे, उन्होंने पर्शियन लैंग्वेज में इसका जिक्र किया था और उन्होंने वर्ड यूज़ किया था इंडिया। तो उनके मतलब से इंडिया का मतलब सिर्फ पर्टिकुलरली जगह ही आ गई, दैट इज़ अ पंजाब, हरियाणा, लैंड बिटवीन द गंगा एंड यमुना। मतलब उन्होंने जो इंडिया का यूज़ किया था वो पर्टिकुलरली कुछ रीजन तक ही किया था। और हम लोग जब आज इंडिया यूज़ करते तो हम लोग एंटायर मैप हमारे दिमाग में आता है। उन्होंने ये टर्म पॉलिटिकली सेंस करने के लिए, पर्टिकुलरली लैंड जो डोमिनेंस था दिल्ली सल्तनत का उस टाइम का, वो शो करने के लिए दिया था कि जो दिल्ली सल्तनत है वो इंडिया को रूल करते हैं। पर दिल्ली सल्तनत का इंडिया का रूलिंग मतलब वो पर्टिकुलरली रीजन तक ही हुआ, एरिया जिसमें इंक्लूड हो जाता है। क्योंकि जैसे ही दिल्ली सल्तनत ने अपना टर्म चेंज किया, उन्होंने शिफ्टिंग किया था अपना जो कैपिटल है अर्लियर 16th सेंचुरी में। जब बाबर भी आए थे तो बाबर आए थे तो ही यूज़ द वर्ड हिंदुस्तान, क्योंकि उनके हिसाब से हिंदुस्तान का मतलब होता है उनकी ज्योग्राफी बहुत अच्छी है, फ्लोरा, फोना, कल्चर, इनहेबिटेंट्स, ये सब के हिसाब से उन्होंने वर्ड यूज़ किया था हिंदुस्तान। हम जैसे ही धीरे धीरे चैप्टर्स में देखते जाएंगे तो आपको पता पड़ेगा कि इवन 14th सेंचुरी में अमीर खुसराव करके पोएट हुआ करते थे, उन्होंने वर्ड यूज़ किया था हिंद। उन्होंने तब आइडिया दिया था कि हिंद का मतलब हुआ एक ज्योग्राफिकल और कल्चरल आइडिया, जो इंडिया कैसा हुआ करता था वो टाइम में। हिंदुस्तान डिड नॉट कैरी द पॉलिटिकल एंड द नेशनल मीनिंग। हिंदुस्तान का मतलब पॉलिटिकल और नेशनल मीनिंग नहीं होता है जो हम लोग आज एसोसिएटेड करते हैं। हिस्टोरियन बहुत ही केयरफुली वो सब चीज़ें यूज़ करनी पड़ती है जो पुराने ज़माने में जो टर्म यूज़ कर। अभी आज सपोज भी एक एग्जांपल ले लेती हूँ, फॉरेनर। सो सपोज भी हमारे लिए फॉरेनर का मतलब क्या हो गया कि जो इंडियन नहीं है,
पर पहले के ज़माने में सारे के सारे जो लोग थे वो फॉरेनर का मतलब का वो ऐसे समझते थे कि वो हमारे विलेज का नहीं है, वो हमारी बिरादरी का नहीं है। उनकी वजह से ये वो ऐसा समझते थे कि फॉरेनर मीन्स परदेशी। उनके लिए एक वर्ड यूज़ कर देते थे, दैट इज़ अ परदेशी, मतलब वो हमारे गांव का नहीं है, हमारे शहर का नहीं है, हमारी बिरादरी का नहीं है। सो वो टाइम में सिटी ड्वेलर्स नहीं है इन द सेंस, वो टाइम में और आज के ज़माने में वो फॉरेनर कंसेप्ट यूज़ करना, फॉरेनर वर्ड यूज़ करना, वो दायरे में और ये दायरे में दोनों का मतलब बहुत ही अलग हो जाता है। बट टू पर्सन लिविंग इन सेम विलेज वर नॉट अ फॉरेनर टू ईच अदर। एक ही विलेज में रहते हैं, वो एक दूसरे से फॉरेनर नहीं कहलाएंगे, इवन दो वो भले ही ना डिफरेंट रिलीजन या फिर कास्ट बैकग्राउंड के हो। तो वो डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट टॉपिक है हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस। जो हिस्टोरियंस होते हैं वो अलग अलग टाइप के सोर्सेज को पसंद करते हैं जब भी वो स्टडी करते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि वो कौन से पीरियड की स्टडी कर रहे हैं और उनका नेचर क्या है, इन्वेस्टिगेशन का पर्पस भी क्या है। सपोज टू बी लास्ट ईयर आप लोगों ने पढ़ा होगा गुप्ता डायनेस्टी के बारे में, हर्षवर्धना के बारे में। तो वो बुक में लिखा था कि उन्होंने थाउजेंड्स ईयर, सपोज टू बी रफली 700 टू 1750 CE तक पूरा रूल करा था। तो एक्चुअली नोटिस क्या होगा, तो जो हिस्टोरियन होते हैं ना उनको सोर्सेज का कंटिन्यूटी चाहिए। सो वो जो कंटिन्यूटी है उसके लिए वो लोग कॉइन स्टडी करते हैं, इंस्क्रिप्शन, आर्किटेक्चर्स, टेक्सचर्स, रिकॉर्डिंग, जो वो इन्फॉर्मेशन वो पहले के टाइम में मिलती थी। पर एक्चुअली वो कंसिडरेबली कंटिन्यूटी दिखाती थी, क्योंकि पहले के ज़माने में टेक्सचुअल रिकॉर्ड लिखने के लिए उनके पास कोई पेपर्स या सारी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। तो वो बहुत ही टफ काम होता था उनके टाइम पर। तो वो टाइम की इंफॉर्मेशन हम लोग को कम ही अवेलेबल देखने को मिलती थी। पीपल यूज़ करते थे होली टेक्स्ट एज अ क्रॉनिकल ऑफ द रूलर, लेटर, टीचिंग ऑफ द सेंट, पेटिशंस एंड द जुडिशियल रिकॉर्ड्स। एंड जो फॉरेन अकाउंट्स एंड टैक्सेस है वो पेपर्स बहुत ही कमली अवेलेबल होते थे। मैन्यूस्क्रिप्ट्स आर कलेक्टेड बाय द वेल्दी पीपल, जो अमीर लोग होते थे वही मैन्यूस्क्रिप्ट अफोर्ड कर पाते थे। और जो रूलर हो, मोनेस्ट्रीज़ में रहने वाले हो और टेम्पल्स में रहते वाले जो प्रिस्ट हो वही अफोर्ड कर पाते थे। और एक्चुअली उनको एक लाइब्रेरी, स्पेशल काइंड ऑफ आर्चीव्स में या लाइब्रेरी में रखा जाता था। ये मैन्यूस्क्रिप्ट और जो डॉक्यूमेंट है वो पास के बारे में बहुत ही अच्छी डिटेल्स हम लोग को दे सकते हैं, पर उनको यूज़ करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ कि पहले के ज़माने में प्रिंटिंग प्रेस तो हुआ करती नहीं थी। सो ये जो भी स्क्राइब थी वो हैंडमेड रिटर्न थी। अगर सपोज भी आपको बोला जाए, टीचर बोले कि भाई ये आपकी फ्रेंड की बुक से कॉपी करके ये चीज़ लानी है, तो आपको पता है वो कोई सिंपल टास्क नहीं है, वो बहुत ही हार्ड टास्क है। पहले तो आपके दोस्त में लिखा क्या है, क्या हैंड राइटिंग है, वो ये वर्ड को क्या लिखता है, वो आपको पहले तो ट्रबलसम होगा। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी गई तो उसका कॉपी डाउन वर्जन आपको देखने को मिलेगा कि कभी कभी जब कॉपी होती थी तो उसके मीनिंग्स चेंज हो जाते थे, साइंटिफिक टर्म्स चेंज हो जाती थी, स्पेलिंग्स कुछ और हो जाती थी। सो वैसे करके स्मॉल डिफरेंस की वजह से अगर थोड़े ईयर्स के बाद देखें तो वो बहुत ही मेजर चेंज आ गया। जब हिस्टोरियन वो स्टडी करने निकलते हैं, जब स्टडी करते हैं तो उनको पता ही नहीं पड़ता है कि इसकी ओरिजिनल कॉपी कहाँ है और उनके ओरिजिनल ऑथर कौन से है। एक्चुअली उनको जो वर्जन मिलता है वो कितने हैंडमेड रिटन्स मैन्यूस्क्रिप्ट्स के बाद उनको मिलता है वो उनको आइडिया ही नहीं होती है। एक्चुअली ऑन ओकेजन्स ऑथर रिवाइज दैट, कुछ जो ऑथर होते हैं, कुछ जो रूलर होते हैं, वो थोड़े साल के बाद वो अपना क्रॉनिकल्स रिवाइज करने में मानते थे। ये सारी मिस्टेक्स के बाद एक्चुअली 14th सेंचुरी में एक क्रॉनिकलर्स हुआ करते थे, दैट इज़ ज़ियाउद्दीन बरानी। उन्होंने अपना क्रॉनिकल पहली बारी 1356 में लिखवाया था एक्चुअली, और दूसरा वर्जन उन्होंने 2 साल के बाद लिखा था। दोनों में काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलता है। और जो फर्स्ट वर्जन पहले अवेलेबल नहीं था, पर 1971 तक फिर हिस्टोरियन ने कैसे भी करके वो मैनेज करके ढूंढ निकाला था। और फिर बाकी के जो है कलेक्शंस वो लाइब्रेरी में अभी तक लॉस्ट आउट है। आगे की पढ़ाई हम लोग करेंगे पार्ट 2 में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।